Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9 का हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। लास्ट की क्लास में हमने फोर्स के बारे में जाना और फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो इसी चैप्टर को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन एक तरह से बेसिकली वो फोर्स होता है जो कि किसी भी अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो एक तरह से ये हिडन फोर्स होता है दैट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज अपोजेस मोशन इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम बॉडी का मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी मूव करे, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करता है। इट अराइजेस बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेस हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं तभी ये फोर्सेस हमारा अराइज करता है, तभी ये फोर्स लगता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स द मोशन ऑन द सरफेस ऑफर्स द फ्रिक्शनल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब भी हम किसी भी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा अपोजिट साइड से एक्ट करता है सरफेस पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि अब सपोज कोई बॉल है, हम उसको मूव कराना चाह रहे हैं, वो एज अ मतलब ग्राउंड पे ऐसे ही स्टैंड स्टिल है, हम उसको मूव कराना चाह रहे हैं तो हम उसको फोर्स लगाएंगे। जब हम उसको फोर्स लगाएंगे मूव करने के लिए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है अगर उतना ही फोर्स अगर हम बॉडी को मूव करने के लिए लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। क्यों? उसका रीजन है कि जितना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट मतलब फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हम बॉडी को मूव करने के लिए लगा रहे हैं। और जब दोनों ही फोर्स बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है बॉल हमारी मूव नहीं करेगी, वो स्टैंड स्टिल रहेगी। जब जो हमारा फोर्स है वो उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, उसी कंडीशन पे जो हमारी बॉडी है या बॉल है जिसका भी हम एग्जाम्पल कंसीडर करें वो उस टाइम पे मूव करेगा। किस टाइम पे मूव करेगा? जब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कंपैरिजन में जो फोर्स बॉडी पे लगाया जा रहा है वो ज्यादा है, तभी हमारा जो फोर्स है वो उस मतलब बॉडी को मूव करने के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू पुश अ वुडन बॉक्स इट डज नॉट मूव्स, व्हाई? अब जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो उसी डायरेक्शन पे, इसी पे मतलब ये बेस्ड है कि अगर कोई पर्सन है, कोई बहुत हैवी वुडन बॉक्स है, उसको मूव कराने की अगर कोशिश कर रहा है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो क्यों मूव नहीं कर रहा है? This is because an equal and opposite force is offered by the surface on which this box is kept. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी ऐड करता है जब दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो। तो ये वुडन बॉक्स है, ये अर्थ है, ये आपस में दोनों कांटेक्ट में है। अब ये क्या है कि इसमें जैसे कि हम फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव करने के लिए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि उसको अपनी तरफ से खींच रहा है उसको मूवमेंट को रोकने के लिए। दिस अपोजिशन फोर्स इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। अब जो अपोजिट में फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल कहते हैं। सो द फ्रिक्शन बैलेंसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन। और जितना फोर्स या पर्सन लगा रहा है उतना ही फोर्स मान के चलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पे लगा रहा है, इसलिए ये बॉक्स जो हमारा है वो मूव नहीं कर रहा है। When the person pushes the box harder, the box starts moving. Now the force applied by the person becomes more than the frictional force. बिल्कुल वही सेम चीज लिखी हुई जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स से ज्यादा फोर्स ये पर्सन लगाता है उस बॉक्स पे उसका मूवमेंट के लिए, तभी उस कंडीशन पे हमारा जो फोर्स है
वो उतना एप्लीकेबल रहेगा कि वो इस बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सके। मीन सिंपली हमारा यही कहने का है कि दो फोर्सेस हमारे इस बॉक्स पे एक्ट कर रहे हैं। एक तो फोर्स वो है जो कि पर्सन अप्लाई कर रहा है इसके मूवमेंट के लिए, और एक फोर्स वो है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब तक ये फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे उस कंडीशन पे आपका जो ये बॉक्स है वो अपनी स्टेबल कंडीशन पे रहेगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। और जिस पॉइंट पे जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शनल फोर्स, उस कंडीशन में ही जो ये आपका बॉक्स है वो आपका मूव करने लगेगा। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में और हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए। अब इसी टॉपिक में इसी से थोड़ा सा इंटरलिंक रिलेटेड करते हुए एक टॉपिक हमारा आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, मींस जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉक्स पे और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जब हमने देखा कि दोनों फोर्सेस इक्वल है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, जो बॉक्स हमारा होता है वो मूव नहीं करता है। मींस दैट दोनों साइड से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस्ड है। मतलब अगर 10 न्यूटन का फोर्स वो पर्सन लगा रहा है मूव करने के लिए तो 10 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, इसलिए दोनों हमारे इक्वल है। इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है अपने प्लेस से। तो जो यही हमारा फोर्स होता है, जिस कंडीशन में जो हमारा नेट फोर्स होता है वो टोटल जीरो लगता है। मतलब इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से भी अप्लाई किया जा रहा है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब जितना भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो हमारे सारे कैसे फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। और जब ये हमारा एक तरफ हमने ज्यादा फोर्स लगाया, सपोज 20 न्यूटन का लगा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ, फोर्स हमारा बैलेंस तो रहा नहीं। एक साइड 20 हो गया, एक साइड 10 हो गया, तो ये उस टाइप पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कौन से फोर्सेस होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एक जनरल सा छोटा सा एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड करते हुए समझा दिया। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। फोर्स इज कॉस्ट ऑफ मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है मतलब हमने कुछ ना कुछ उसके फोर्स अप्लाई किया होगा, कुछ एफर्ट लगाया होगा, तभी तो वो बॉडी अपने पोजीशन से मूव कर रही है। ऑल द फोर्सेस कैन नॉट कॉज मोशन। अब ये भी हमने पढ़ लिया, हमने बॉक्स पे फोर्स तो लगाया पर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है इसलिए बॉडी में मोशन नहीं हुआ, पर हमने फोर्स तो अपनी तरफ से लगाया है ना, तो सारे फोर्सेस हमारे मोशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड हो सकते हैं और अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। यहाँ छोटा से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में दिया है। पहले हम लोग बैलेंस्ड देख लेते हैं कि व्हेन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल्स जीरो देयर डू नॉट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी जो है उस पर एक तरह से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो जीरो है, तो उस कंडीशन पे बॉडी पे कोई मोशन नहीं होगा। व्हेन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो दे प्रोड्यूस अ चेंज इन द मोशन। और जब उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं से फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा और उस कंडीशन पे नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हमारा नेट फोर्स जरूर रहेगा। और उस वजह से हमारा जो बॉडी है वो मोशन में आ जाएगा, मतलब वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने लगेगा। ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हो गया। अब हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या कहता है कि ऑल फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल देयर इज नो मोशन। मतलब बैलेंस फोर्सेस में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी वजह से उसमें कोई मोशन नहीं होता है। और हम अनबैलेंस की बात करें तो दे आर वन और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द अदर। इसमें जो एक फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऑब्वियस सी बात है दूसरे से ज्यादा है ना। अब जो हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा था उस बॉक्स पे वो ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में। इस वजह से जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी का मूवमेंट होने लगा। तो मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज्यादा होता है और इस वजह से इसमें मोशन होने लगता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा यही चीज लिखा है इक्वल इन साइज एंड मैग्नीट्यूड। मतलब इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, डज नॉट कॉज चेंज इन मोशन। बैलेंस फोर्सेस में मोशन का चेंज नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, नॉट इक्वल फोर्सेस इसमें होते हैं। और इसमें तुम्हारा हमारा जो होता है आर कॉज इन द मोशन, इसमें मोशन प्रोड्यूस होता है। और हमारा इसमें जो नेट फोर्स होता है वो हमारा इसमें जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ फोर्स हमारा बॉडी में जरूर एक्ट करता है।
अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। वैसे तो हमने सब डिस्कस कर लिया है। व्हेन द टू और फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन on an object, then the object continues in the state of rest or uniform motion in the straight line. Such force acting on the object are known as balanced force. सिंपली यही बताया गया है कि जब कोई भी दो फोर्सेस एक्ट करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारा सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, हम एक ही साइड से अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब एक ही साइड से लगा रहे हैं तो उसमें तो बॉडी मूव करने लगेगी, पर हमारा ये कंडीशन साथ में होना चाहिए बैलेंस फोर्स के लिए कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट जो डायरेक्शन होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एक इस डायरेक्शन से लगा रहा है एक इस डायरेक्शन से लगा रहा है, तो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन से लगना चाहिए हमारा, उसी कंडीशन में हमारा जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे, दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर मोशन में है तो वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। मतलब अगर हम फोर्स लगाने की कोशिश भी करेंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं और अगर वो इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उसकी अगर बॉडी मूवमेंट में है तो उसकी मूवमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर ले। व्हेन वी पुश द वॉल डज नॉट मूव्स एट ऑल, इट रिमेन्स एट रेस्ट। अब हम किसी भी वॉल दीवार है उसको फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, मूव नहीं करती है। मतलब जो अपोजिट फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो हिडन फोर्स होता है वो उस पर एक्ट जो कर रहा है वो हमारा बराबर है जितना फोर्स हम लगा रहे हैं। जब वो फोर्स हम उससे ज्यादा लगाएंगे उसी कंडीशन पे हमारी वॉल गिर जाएगी, क्योंकि मूव तो करेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई मोशन वाला स्टेट तो है नहीं, तो वो गिर जाएगी क्योंकि जो फोर्स हमारा हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स का हो गया क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगता है और बॉल जो रहती है वो स्टैंड स्टिल रहती है, वो अपने प्लेस से मूव नहीं करती है। व्हेन वी ट्राई टू पुश द हैवी बॉक्स ऑन द रफ सरफेस इट डज नॉट मूव। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, इसको हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों ही साइड से अपोजिट फोर्स और इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है। टग ऑफ वॉर का जो गेम होता है, टू गेम्स पुल्स अ रोप इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब तीन लोग इधर है तीन लोग इधर है, ये इस डायरेक्शन से इधर खींच रहे हैं जिनका फोर्स जो लग रहा है वो 300 न्यूटन है और ये इधर डायरेक्शन में खींच रहे हैं इनका फोर्स भी 300 न्यूटन का लग रहा है। अब आपने देखा फोर्सेस भी इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस साइड से खींच रहे हैं ये इस साइड से खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है रोप जो है वो अपनी ही पोजिशन पे रहेगी, ना वो इधर मूव करेगी और ना ही वो इधर मूव करेगी। If the rope does not move, then the balance force is applied. अगर रोप हमारी मूव नहीं कर रही तो ऑब्वियस बात है दोनों तरफ से फोर्स बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अब इसी के अपोजिट पे हमारा आता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन द टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन on an object, then the object moves in the direction of the larger force. These force acting on the body are known as unbalanced forces. इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है बॉडी जो हमारी है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि इधर से 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 80 न्यूटन का लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है मींस इधर बिगर फोर्स है, इधर 80 न्यूटन का लग रहा है, तो हमारा जो ये वेगन है ये किधर मूव करने लगेगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा क्योंकि इस डायरेक्शन से फोर्स इसका ज्यादा लग रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। व्हेन अ बॉय ड्रैग अ बॉक्स ऑन अ फ्लोर देन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉक्स। अब जैसे सपोज हम यही बॉक्स कंसीडर कर लें तो कोई बॉय है इसको मूव कर रहा है इस डायरेक्शन से, सपोज 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से हमारा 4 न्यूटन और 8 न्यूटन का लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉक्स हमारा मूव करने लगेगा। बॉल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर किकिंग इट। अब जब हम बॉल है उसको जब किक करते हैं पैर से तो वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमने किक किया है उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो कम हो जाता है जो हमने बॉल को किक किया है उसके कंपैरिजन में। तो अगर वो फोर्स हमारा ज्यादा होगा तो बॉल हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने लगेगी। वन पर्सन हैवियर देन द अदर क्रिएट्स एन कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन अ सीसॉ। सीसॉ वाला जो गेम होता है जिस तरफ फोर्स ज्यादा होता है उस साइड वो सीसॉ उठ जाता है और अगर बराबर रहता है तो वो अपने इक्वल पोजीशन पे रहता है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम टग ऑफ वॉर का भी देख सकते हैं, इधर से 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से हमारा जो फोर्स लग रहा है वो 400 न्यूटन का लग रहा है। तो इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो जो हमारी रोप है ये हमारी इधर खींचने लगेगी, और हमारी रोप जो मिडिल पॉइंट से है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए अनबैलेंस्ड फोर्सेस के। अब हम कुछ डिफरेंशिएट देख रहे हैं बैलेंस और इनबैलेंस का। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसमें अनइक्वल होता है। इसमें हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं, और बैलेंस फोर्स में हमारे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं। कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट अपोजिट, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है बट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। डज नॉट कॉजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता है। अगर रेस्ट में बॉडी है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें अगर हमारी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी। स्पीड कम होगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम लगाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो, इसमें जो रिजल्टेंट होता है फोर्स का वो हमारा इक्वल टू किसके होता है, जीरो होता है। रिजल्टेंट ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसमें हमेशा ग्रेटर रहता है जीरो से। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज के बीच में डिफरेंस। तो आज की क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में स्टडी किया। होप सो आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है आप सबको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से, दोनों टॉपिक से रिलेटेड या लास्ट के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।